इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जितना भी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आंसर दिया है उसको देख लेते हैं। पहला क्या करना है, अ का भतीजा कहीं गुम हो गया था। ब ने जो अ के यहाँ मुनीम की नौकरी करता था खोए हुए लड़के को खोजने के लिए अपनी सेवाएं प्रस्तुत की। इसी बीच अ ने एक नोटिस प्रकाशित किया कि यह प्रस्ताव था कि जो भी इस लड़के को खोज कर लाएगा उसे 501 रुपये का इनाम दिया जाएगा। ब ने लड़के को खोजा और उसे घर ले आया। बाद में उसने इनाम के लिए दावा किया। क्या वह सफल होगा? अपने उत्तर के लिए तर्क दीजिए। आंसर इसका है, यह एक सामान्य प्रस्ताव था। चूंकि सामान्य प्रस्ताव जनसाधारण के लिए होता है, अतः कोई भी व्यक्ति इनाम की मांग कर सकता है, परंतु इस बारे में यह बात उल्लेखनीय है कि प्रस्ताव स्वीकार करने वाला व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि उस प्रस्ताव की जानकारी स्वीकृति या प्रतिकरण से पूर्व थी। एंसन ने अपनी पुस्तक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक उदाहरण देते हुए कहा है कि यदि मैं इंग्लिश चैनल पार करने वाले व्यक्ति को इनाम की घोषणा करता हूं, तो मैं उन सभी व्यक्तियों के प्रति इनाम के लिए दायी नहीं हूं जो इंग्लिश चैनल पार कर चुके हैं, परंतु इनाम की दावा करने वाले व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि इंग्लिश चैनल पार करते समय उसे मेरे प्रस्ताव की जानकारी थी तथा उसने इंग्लिश चैनल इनाम प्राप्त करने की आशा से पार किया था। यह जो समस्या है ये किस केस से संबंधित है इसको देख लेते हैं। इस विषय पर लालमन शुक्ला बनाम गौरीदत्त 1913 का वाद उल्लेखनीय है। लालमन शुक्ला बनाम गौरीदत्त 1913 का वाद उल्लेखनीय है। इस वाद में प्रतिवादी का भतीजा खो गया था। उसने अपने मुनीम को लड़की की तलाश हेतु भेजा। जब मुनीम लड़की की खोज में चला गया तो प्रतिवादी ने लड़के को खोजने वाले को इनाम की घोषणा की। मुनीम जब लड़के को खोज कर लाया तो उसके पश्चात उसे इनाम की घोषणा का पता चला। उसने इनाम का दावा किया। न्यायालय ने निर्णय किया कि वादी इनाम का हकदार नहीं है। संविदा के प्रस्ताव के ज्ञान के अभाव में की गई स्वीकृति प्रतिकरण विधिमान्य नहीं होती है। चूंकि मुनीम को लड़की की खोज लाने के पश्चात इनाम के प्रस्ताव की घोषणा की जानकारी हुई, अतः उसके पश्चात उसके द्वारा की गई स्वीकृति से वैध संविदा का निर्माण नहीं हुआ। अतः प्रस्तुत सामान्य प्रस्ताव में प्रस्तुत समस्या में अ से नौकर द्वारा 500 रुपये इनाम नहीं वसूला जा सकता है, क्योंकि प्रस्ताव के ज्ञान के अभाव में संविदा का निर्माण नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 जनवरी 2016 को पत्र भेजकर प ने अपना घर क को बेचने का प्रस्ताव किया। क ने प्रस्ताव को प्रतिग्रहित स्वीकृत कर लिया तथा 4 जनवरी 2016 को प्रतिग्रहण का पत्र पत्रपेटिका में डाल दिया, जो प को 16 जनवरी 2016 को प्राप्त हुआ। प ने 5 जनवरी 2016 को प्रस्ताव को प्रतिसंहरित कर लिया, वापस ले लिया। क्या प्रतिसंहरण वैध है? अब इसको देख लेते हैं, इसमें उत्तर में क्या बोला है। प्रस्तुत समस्या में प ने पत्र भेजकर अपना प्रस्ताव 1 जनवरी 2016 को किया। क ने प्रस्ताव की स्वीकृति प्रतिग्रहण का पत्र 4 जनवरी 2016 को पत्र पेटिका में डाल दिया। अतः प के विरुद्ध स्वीकृति प्रतिग्रहण 4 जनवरी 2016 को उस समय पूरी हो गई जब क ने अपनी स्वीकृति प्रतिग्रहण पारेषण के उस माध्यम में डाल दिया जहां से प्रतिग्रहण स्वीकृति वापस लेने क के लिए असंभव हो गया। प के लिए संविदा का निर्माण 4 जनवरी 2016 को ही हो गया था, भले ही प्रतिग्रहण स्वीकृति का पत्र प को 16 जनवरी 2016 को प्राप्त हुआ हो। अतः 4 जनवरी 2016 को प के लिए संविदा का निर्माण होने के पश्चात 5 जनवरी 2016 को प अपने प्रस्ताव को वापस नहीं ले सकता। प द्वारा 5 जनवरी 2016 को लिया गया प्रतिसंहरण विखंडन रिवोकेशन वैध नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या करा है, वाराणसी में गंगा नदी के एक किनारे से चिल्लाकर ब से, जो गंगा नदी के दूसरे किनारे पर है, एक प्रस्ताव करता है, परंतु वह ब का उत्तर उस समय आकाश में हवाई जहाज के उड़ने के शोर के कारण नहीं सुन पाया। तो क्या कोई यहाँ पे संविदा हुआ? तो देख लेते हैं इसका आंसर।
उत्तर, यदि संविदा के पक्षकार अपने सामने उपस्थित होकर संविदा कर रहे हों तो प्रस्तावक को प्रस्ताव इस प्रकार करना चाहिए कि वह जिससे प्रस्ताव किया गया है उसे सुनाई दे या उसकी नज़र में आ जाए। इसी प्रकार प्रतिग्रहण या स्वीकृति भी इस प्रकार की जानी जानी चाहिए कि स्वीकृति या प्रतिग्रहण की जानकारी प्रस्तावक को हो जाए। ठीक, आगे दिया है, इस समस्या में संविदा के दोनों पक्षकार अ तथा ब गंगा के किनारे आमने सामने खड़े हैं। क ने तब एक किनारे से प्रस्ताव किया तथा ब ने उसे सुन लिया, परंतु जब ब ने स्वीकृति या प्रतिग्रहण किया तब आसमान से हवाई जहाज गुजरा तथा शोर के कारण क स्वीकृति नहीं सुन पा सका, अतः क को स्वीकृति या प्रतिग्रहण की जानकारी नहीं हुई, अतः यहाँ संविदा का निर्माण नहीं हुआ। यदि वी चाहता कि संविदा का निर्माण हो तो पुनः अपनी स्वीकृति या प्रतिग्रहण को चिल्लाकर इस प्रकार कहना होगा कि वह अ को सुनाई दे। यह समस्या एंटोस लिमिटेड बना माइल्स फॉर ईस्ट कॉरपोरेशन 1955 2 QB 327 में लॉर्ड एटकिन द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं, समस्या नंबर 4 क्या कहता है, अनैसर्गिक प्रेम और स्नेह से अपने पुत्र ब को 5 लाख रुपए देने का वचन देता है। ब के प्रति अपने वचन को लेखबद्ध करता है और उसे रजिस्ट्रीकृत करता है। क्या यह संविदा है? कारण सहित उत्तर दीजिए। ठीक है, क्या बोला फिर से पढ़ ले रहे हैं। अनैसर्गिक प्रेम और स्नेह से, नेचुरल लव एंड अफेक्शन का मामला है, देखते हैं। प्रस्तुत समस्या भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 25 भारतीय अधिनियम की धारा 25 के दृष्टांत ख पर आधारित है। प्रस्तुत समस्या जो कि एक संविदा होगी, प्रस्तुत जो समस्या है वह एक संविदा हुई, नेचुरल लव अफेक्शन के कारण उसमें ये दिया है। चूंकि धारा 25 यह प्रावधान करती है कि प्रतिफल के अभाव में करार शून्य होता है, लेकिन धारा 25 के अंतर्गत प्रतिपादित सिद्धांत के प्रथम अपवाद के अनुसार निकट रिश्तेदार नियर रिलेटिव के नैसर्गिक प्रेम एवं स्नेह के कारण की गई संविदा प्रतिफल के अभाव में वैध तथा लागू कराने योग्य होगी। यानी कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन में अगर प्रतिफल का अभाव है तब भी उसको वैध तथा लागू कराने के लिए वाद जाहिर किया जा सकता है। नैसर्गिक प्रेम तथा स्नेह को जन्म देने वाले संबंधों को परिभाषा की सीमा से नहीं बांधा सकता, परंतु विवाह, जन्म तथा गोद से उत्पन्न होने वाले संबंध निश्चय ही निकट संबंध है तथा उनके अंतर्गत स्नेह तथा प्रेम नैसर्गिक स्नेह तथा प्रेम होगा। इससे संबंधित किस राजलखी देवी बनाम भूतनाथ मुखर्जी 1900 के बाद में पति ने अपनी पत्नी को पृथक रहने के लिए खर्च हेतु कुछ धनराशि प्रतिमाह देने का वचन दिया। बाद में उसने यह धनराशि देने से इनकार कर दिया। कलकत्ता उच्च न्यायालय के अनुसार जो पक्षकार एक साथ नहीं रह सके उनकी मध्य नैसर्गिक स्नेह तथा प्रेम उपधारणा नहीं की जा सकती, तथा यह मामला धारा 25 के अपवाद के अंतर्गत नहीं आता है। नैसर्गिक स्नेह तथा प्रेम के कारण धारा 25 के अपवाद में आने के लिए संविदा की निम्न आवश्यकताएं हैं। पहला, करार के पक्षकार के निकट मतलब मध्य निकट संबंध हो। ब, करार संविदा प्राकृतिक स्नेह एवं प्रेम के करार हो। और स, करार लिखित तथा पंजीकृत हो। चूंकि अनैसर्गिक प्रेम और स्नेह से अपने पुत्र ब को 5 लाख रुपए देने का वचन देता है, क के प्रति अपने वचन को अलेखबद्ध करता है, उसे रजिस्ट्री करता है, तो यह संविदा है। इसी प्रकार जो 5वां क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। एक अभिनेत्री ब नामक एक थिएटर के प्रबंधक से यह अनुबंध करती है कि वह उसके थिएटर में 2 माह तक 2 रातें प्रति सप्ताह में 2 माह तक 2 रातें प्रति सप्ताह में नृत्य करेगी और उसके बदले वह अभिनेत्री को 1 लाख रुपए प्रति रात के नृत्य हेतु भुगतान करेगा।
छठी रात को अ जानबूझकर थिएटर में नहीं आई। क्या ब संविदा को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र थे? इसको देखते हैं। प्रस्तुत समस्या भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 39 पर आधारित है, जिसके अनुसार यदि संविदा का कोई पक्षकार अपने वचन का पालन करने से इनकार कर देता है, तब वचन ग्रहीता संविदा का अंत कर सकेगा और उसे उस संविदा के अधीन अपने दायित्व की निर्वहन करने की बाध्यता नहीं रहती है। इसके अतिरिक्त निर्दोष पक्षकार चाहे तो संविदा का अंत कर उसी समय क्षतिपूर्ति के लिए कार्यवाही प्रारंभ कर सकता है अथवा संविदा पालन के समय का इंतजार कर सकता है। चूंकि प्रस्तुत समस्या में छठी रात को जानबूझकर थिएटर में नहीं आई, तो वह अपने द्वारा नृत्य करने वाले वचन को भंग करती है। अतः ऐसी स्थिति में थिएटर का प्रबंधक व वचन ग्रहीता उस संविदा का अंत करने के लिए स्वतंत्र है। अब जो ये समस्या है, छठवां वाला देख ले रहे हैं। क ख को कुछ भूमि 80,000 रुपये में विक्रय करने की संविदा करता है। क ख को कुछ भूमि 80,000 रुपये में विक्रय करने की संविदा करता है। क बाद में उसी भूमि को ग को 90,000 रुपये में हस्तांतरित कर देता है, जिसको की पूर्व संविदा की जानकारी थी। क्या ख ग के विरुद्ध अनुपालन की आज्ञप्ति प्राप्त कर सकता है? इसका आप देख ले रहे हैं आंसर क्या करना है। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 19 ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख करती है जिनके विरुद्ध। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं अनुतोष क्या है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के सिविल अधिकारों का अतिलंघन उनके मध्य हुई संविदा को भंग करके करता है, तो न्यायालय द्वारा ऐसे भंग करने वाले व्यक्ति को क्षतिपूर्ति देने के लिए बाध्य किया जाता है, जो पीड़ित के लिए अनुतोष होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी मकान को खरीदने के लिए संविदा की गई हो और मकान के क्रेता को मकान का विक्रय करने से मना कर देता है, तो वह क्रेता इस संविदा के लिए भारतीय संविदा अधिनियम 1870 के तहत नुकसानी या प्रतिकर की मांग कर सकता है। अब ये तो हो गया अनुतोष। अब जो विनिर्दिष्ट अनुतोष होता है वो क्या होता है, इसको देख लेते हैं। विनिर्दिष्ट अनुतोष के अंतर्गत पीड़ित पक्ष को दोषी व्यक्ति से वही वस्तु मिलती है जिसकी उसने करार किया था या उसको मिलनी चाहिए थी या जो वास्तव में उसकी थी। ऐसी वस्तु अपने आप में कुछ विशिष्ट होनी चाहिए, तब वहाँ पे विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 लागू होगा। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं। अजय ने बसंत को 10 लाख में अपना मकान बेचने का करार किया और विक्रय विलेख भी निष्पादित कर दिया, परंतु अब अजय बसंत को अपने मकान का कब्जा देने से इनकार कर देता है। बसंत के लिए वह मकान विशिष्ट महत्व रखता है, क्योंकि वह मकान बसंत की पुश्तैनी जमीन पर बनी है, जिसे बसंत के पिताजी ने मजबूरी में बेच दिया था। इस कारण उस मकान का महत्व बसंत के लिए ऐसा है जिसको धन से नहीं तोला जा सकता है। अतः यहाँ पे विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम लागू कराकर वही मकान दिलाया जाएगा। यही है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम। अब इस समस्या को देख लेते हैं जो दिया था इसमें। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 19 ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख करती है जिनके विरुद्ध संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन का प्रवर्तन कराया जा सकता है। संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन का प्रवर्तन केवल संविदा के पक्षकारों के विरुद्ध ही नहीं, अभी तो स्वत्व के अंतर्गत दावा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भी कराया जा सकता है। यह समस्या के एम अब्राहम बनाम श्रीमती चंडी रोजम्मा के वाद में आधारित है। कौन सा? ये जो समस्या दिया है ये संविदा के समय इस संविदा के समय इस बात की जानकारी थी कि वह भूमि किसी अन्य व्यक्ति को बेचने की संविदा हो चुकी है। इस समस्या में ग को क्रय करते समय इस बात की जानकारी रही है कि वही भूमि क ने ख को बेचने की संविदा किया है। अतः ख द्वारा ग से विनिर्दिष्ट
पालन कराया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं जो 7वां समस्या दिया है वो क्या बोल रहा है। राम ने अपना मकान जिसकी मार्केट कीमत 10 लाख रुपए है 1 लाख रुपए में सानवी को बेच दिया। विक्रय की वैधानिकता की विवेचना कीजिए। राम ने अपना मकान जिसकी मार्केट कीमत 10 लाख रुपए है 1 लाख रुपए में सानवी को बेच दिया। विक्रय की वैधानिकता की विवेचना कीजिए। अब इसका उत्तर देख लेते हैं। प्रस्तुत समस्या भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 25 के स्पष्टीकरण 2 पर आधारित है। प्रस्तुत समस्या भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 25 के स्पष्टीकरण 2 पर आधारित है, जिसमें कहा गया है कि कोई करार जिसके लिए वचनदाता की सम्मति स्वतंत्र से दी गई हो केवल इस कारण शून्य नहीं है कि प्रतिफल अपर्याप्त है, किंतु इस प्रश्न को अवधारित करने में कि वचनदाता की सम्मति स्वतंत्र से दी गई थी या नहीं, प्रतिफल की अपर्याप्तता न्यायालय द्वारा गणना में भी ली जा सकेगी। जैसे क 1,000 रुपये के मूल्य के घोड़े को 10 रुपये में बेचने का करार करता है। इस करार के लिए क की सम्मति स्वतंत्रता से दी गई थी, प्रतिफल अपर्याप्त होते हुए भी यह करार संविदा है। ठीक, सम्मति क्या होता है? एक ही मतलब बात पे दोनों लोग का समान मत हो तो वहाँ पे सम्मति होता है। यदि संविदा के पक्षकार अपनी इच्छानुसार प्रतिफल तय करते हैं तो प्रतिफल की पर्याप्तता की जांच करना न्यायालय की जांच का विषय नहीं है। एंसन के अनुसार प्रतिफल का संविदा के समरूप होना अनिवार्य नहीं है। एंसन के अनुसार प्रतिफल का संविदा के अनुरूप होना आवश्यक अनिवार्य नहीं है, परंतु यदि संविदा को इस आधार पर एक पक्षकार चुनौती देता है कि संविदा के अंतर्गत उसकी सहमति स्वतंत्र नहीं थी तो प्रतिफल की पर्याप्तता एक जांच का विषय हो सकता है। चूंकि प्रस्तुत समस्या में राम की संपत्ति स्वतंत्रता से दी गई थी सानवी को, तो यह करार संविदा मानी जाएगी भले ही प्रतिफल पर्याप्त ना हो। ठीक, अब जो समस्या 8 है क्या बोल रहा है इसको देख लेते हैं। दिनेश एक ऐसी पारिवारिक मूर्ति को अपने आधिपत्य में रखे हुए हैं जिस पर कि वास्तव में पवन का अधिकार है। क्या पवन दिनेश से वह मूर्ति प्राप्त कर सकता है? दिनेश एक ऐसी पारिवारिक मूर्ति को अपने आधिपत्य में रखे हुए हैं जिस पर वास्तव में पवन का अधिकार है। तो क्या पवन दिनेश से वह मूर्ति प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका देख लेते हैं आंसर। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका चल संपत्ति की किसी ऐसी वस्तु पर जिसका वह स्वामी नहीं हो सकता या नियंत्रण हो, निम्नलिखित दशाओं में से किसी में भी उसके तत्काल कब्जे के अधिकारी व्यक्ति को विशिष्ट रूप में उसका परिधान करने के लिए विवश किया जा सकता है, जबकि दावाकृत वस्तु के लिए उस वस्तु की हानि के बदले धन के रूप में दिया गया प्रतिकर पर्याप्त न होगा। अतः पवन दिनेश से वह मूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी होगा। फिर से इसको पढ़ लेते हैं। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका चल संपत्ति की किसी ऐसे वस्तु पर जिसका वह स्वामी नहीं हो सकता या नियंत्रण हो, निम्नलिखित दशाओं में से किसी में भी उसके तत्काल कब्जे में अधिकारी व्यक्ति को विशिष्ट रूप में उसका परिधान करने के लिए विवश किया जा सकता है। ठीक है, जबकि दावाकृत वस्तु के लिए उस वस्तु के हानि के बदले धन के रूप में दिया गया प्रतिकर प्राप्त न होगा। ठीक, 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सिले सिलाई वस्त्र विक्रेता प ने अपनी दुकान की खिड़की में कमीजें और पतलून बिक्री के लिए प्रदर्शित किए। प्रत्येक कमीज तथा पतलून पर उसका मूल्य लिखा हुआ था। क ने एक कमीज पसंद की और उसे खरीदना चाहा। प ने क को लिखित मूल्य पर कमीज बेचने से इनकार कर दिया। निर्णय कीजिए। उत्तर देख लेते हैं। यदि कोई दुकानदार मूल्य लिखकर अपनी दुकान की खिड़की अथवा अलमारी में रखता है तो वह उस मूल्य पर बेचने की प्रस्थापना प्रस्ताव नहीं है, अपितु यह प्रस्थापना के लिए निमंत्रण है। ठीक, अतः ग्राहक द्वारा लिखित मूल्य पर वस्तु को क्रय करने की मांग करने से किसी संविदा का निर्माण नहीं होता है,
जब ग्राहक दुकानदार से उस मूल्य पर वस्तु क्रय करने की अपनी इच्छा प्रकट करता है तो प्रस्तावना होती है, जिसे स्वीकार करना या स्वीकार न करना दुकानदार की इच्छा पर निर्भर करता है। यानी कि यहाँ पे जो कस्टमर है वही प्रस्ताव बन जाता है और एक्सेप्टेंस जो है दुकानदार के हाथ में हो जाती है। वो यहाँ पे ही बोलना चाह रहा है। प्रस्तुत समस्या में सिले सिलाए कपड़े का दुकानदार कमीज तथा पतलून पर बिक्री मूल्य लिखकर खिड़की में प्रदर्शित करके उस मूल्य पर कमीज या पतलून बेचने हेतु प्रस्ताव करने के लिए आमंत्रण करता है। जब कोई ग्राहक क पतलून या कमीज लिखे हुए मूल्य पर क्रय करने की इच्छा दुकानदार के समक्ष व्यक्त करता है तब वो प्रस्ताव करता है तथा यदि दुकानदार उस मूल्य पर कमीज या पतलून बेचने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता तो ग्राहक क तथा दुकानदार प के मध्य किसी प्रकार की संविदा का सृजन नहीं हुआ तथा दुकानदार लिखित मूल्य पर कमीज या पतलून बेचने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे समस्या नंबर जो 10 है इसको देख लेते हैं। अनुरोध ने 8,000 रुपये में अपना घोड़ा विक्रय करने का प्रस्तावना अजीत से किया। अजीत ने 7,000 रुपये देना चाहा जिसे अनुरोध ने अस्वीकार कर दिया। 2 दिन बाद अजीत ने अनुरोध के पास लिखा कि वह उसके द्वारा मांगे गए मूल्य पर घोड़ा क्रय करने के लिए तैयार है, परंतु अनुरोध ने अस्वीकार कर दिया। अनुरोध का तर्क है कि विधिवत संविदा नहीं हुई है। क्या आप इससे सहमत हैं? सकारण उत्तर दीजिए। अब इसको देख लेते हैं। यह समस्या हाइड बनाम रेंज के वाद पर आधारित है। क का तर्क सही है कि तथ्यानुसार कोई संविदा नहीं हुई है। संविदा के लिए यह आवश्यक है कि जिन शर्तों के साथ प्रस्तावना की गई है उन्हीं शर्तों के साथ प्रतिग्रहण भी होनी चाहिए। यदि एक बार प्रस्तावना को अस्वीकार कर दिया गया तो समाप्त हो जाता है, तत्पश्चात इसका प्रतिग्रहण नहीं किया जा सकता है। जब अनुरोध ने 8,000 रुपये में अपने घोड़े को विक्रय करने की प्रस्तावना किया तो अजीत ने 7,000 रुपये उसे कहकर प्रतिस्थापना किया, जो अनुरोध द्वारा अस्वीकार कर लिया गया। इसके साथ प्रारंभिक प्रस्तावना नष्ट हो गई। अब उसे किसी प्रतिग्रहण द्वारा जीवित नहीं किया जा सकता। तत्पश्चात अजीत के द्वारा किया गया प्रतिग्रहण बिना किसी प्रस्तावना के हुआ। इस कारण अनुरोध अजीत के मध्य वस्तुतः कोई संविदा नहीं हुई। अब प्रॉब्लम बेस पे जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसको देख लेते हैं। समस्या नंबर 11 बोलता है, हर्षित ने गोरखपुर में 15 मई 2016 को प्रातः 9 बजे नीलाम द्वारा पुरानी कुर्सियों को बेचने का विज्ञापन करता है। राम दिल्ली से गोरखपुर नीलामी में भाग लेने आता है। इस हेतु उसे अपने ऑफिस से जहां पर कार्यरत था छुट्टी भी लेनी पड़ी। नीलामी होने के स्थान पर जैसे ही वो पहुंचता है एक सूचना मिलती है कि कतिपय परिस्थितियों के कारण नीलाम स्थगित कर दिया गया है। राम यात्रा व्यय व ऑफिस से छुट्टी लेने से हुए नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति का वाद प्रस्तुत करता है। क्या वह सफल होगा? भाई जब इतना टेंशन था तो आए क्यों? फिर देखते हैं इसका जो आंसर में क्या दिया है। नीलाम के लिए विज्ञापन प्रस्थापना प्रस्ताव नहीं बल्कि प्रस्थापना के लिए निमंत्रण है। नीलाम के लिए विज्ञापन प्रस्थापना प्रस्ताव थोड़ी ना है, वो केवल प्रस्थापना के लिए दुकानदार वाला केस है, मतलब उसी टाइप का है भी, बल्कि प्रस्थापना के लिए निमंत्रण है। इस कारण नीलाम के विज्ञापन में नीलाम के स्थान पर आने वाले तथा विज्ञापन देने वाले के मध्य संविदा का सृजन नहीं होता है। यदि किसी कारणवश नीलाम नहीं किया जाता है तो नीलाम के विज्ञापन में उल्लिखित स्थान व समस्या पर आने वाले व्यक्तियों के प्रति नीलाम का विज्ञापन देने वाले व्यक्तियों का कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। प्रस्तुत समस्या में हर्षित यात्रा व्यय व अन्य हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इस समस्या के तथ्य हैरिस बनाम निकर्सन 1873 8 क्यूबी 286 के बाद में के समान है। यहाँ पे बस हैरिस बनाम निकर्सन भी लिख सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इतना छूट तो मिलता ही है। अब जो समस्या नंबर 12 है इसको देख लेते हैं। बीने ने अजय से एक मृत चित्रकार
द्वारा बनाए गए एक चित्र तथा चीनी मिट्टी के 2 दुर्लभ पात्रों को क्रय करने का संविदा करता है। अजय ने उनके विक्रय को संविदा किया। क्या विनय इस संविदा के विनिर्देश पालन के लिए अजय को बाध्य कर सकता है? विनय ने अजय से एक मृत चित्रकार द्वारा बनाए गए एक चित्र तथा चीनी मिट्टी के 2 दुर्लभ पात्रों को क्रय करने की संविदा किया। अजय ने उनके विक्रय की संविदा किया। क्या विनय इस संविदा के विनिर्देश पालन के लिए अजय को बाध्य कर सकता है? इसको देखते हैं। विनिर्देश अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 10 में उन अवस्थाओं का वर्णन किया गया है जिनमें संविदाओं का विनिर्दिष्टतः पालन कराया जा सकता है। वे निम्न हैं। जबकि उस कार्य को न करने से जिसके किए जाने की संविदा हुई है वास्तविक हानि को अनिश्चित करने का मापदंड न हो, अर्थात जबकि क्रय तथा विक्रय किए जाने के लिए संविदा की गई वस्तु दुष्प्राय या बहुमूल्य वस्तु है जो कहीं से प्राप्त नहीं की जा सकती, या दूसरा क्या बोलता है, जबकि वह कार्य जिसके किए जाने की संविदा हुई है ऐसा हो कि उसके न किए जाने पर आर्थिक प्रतिकर से प्राप्त अनुसूत प्राप्त न किया जा सकता है। वर्तमान में विनिर्दिष्ट अनुतोष संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा धारा 10 को प्रतिस्थापित कर यह प्रावधान किया गया है कि न्यायालय द्वारा किसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन धारा 11 की उपधारा 2, धारा 14 और 16 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए कराया जाएगा। प्रस्तुत समस्या में विनय इस संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए अजय को विवश कर सकता है क्योंकि उसका पालन न किए जाने से पहुंचने वाली हानि की क्षतिपूर्ति के लिए कोई स्तर नहीं है। अब 13 नंबर जो क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। और 10 लाख रुपए में एक मकान के विक्रय की संविदा ब के साथ करता है। मकान अ का नहीं था बल्कि ब का था, जो बाद में उसी मकान का दान अ को कर देता है। क्या ब को अ के विरुद्ध संविदा के परिवर्तन का अधिकार है? इसको फिर से पढ़ लेते हैं। और 10 लाख रुपए में एक मकान के विक्रय की संविदा ब से करता है। मकान अ का नहीं था बल्कि ब का था, जो बाद में उसी मकान का दान अ को कर देता है। क्या ब को अ के विरुद्ध संविदा के परिवर्तन का अधिकार है? इसको देख लेते हैं। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 13 उल्लेख करती है कि अपूर्ण स्वत्व वाले विक्रेता के विरुद्ध क्रेता के क्या अधिकार हैं। जहाँ कोई पक्षकार कोई संविदा करे उस समय उसे संविदा के पालन की शक्ति न हो, परंतु आगे चलकर वह उस शक्ति को अर्जित कर लेता है तो की गई संविदा के पालन के लिए वह वृद्ध होगा। यदि विक्रेता या पट्टादाता संविदा करने के उपरांत संपत्ति में कोई हित अर्जित कर ले तो क्रेता या पट्टेदार उसे ऐसे हित में से संविदा के पालन के लिए विवश कर सकेगा। अतः प्रस्तुत समस्या में ख को क के विरुद्ध संविदा के परिवर्तन का अधिकार है। मतलब ब को अ के विरुद्ध संविदा करने का। ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अ ने अपने पिता से उनकी मृत्यु के पश्चात ब से शादी करने की प्रतिज्ञा करता है। अ ने अपने पिता से उनकी मृत्यु के पश्चात ब से शादी करने की प्रतिज्ञा करता है। अभी उसके पिता जीवित ही थे कि अ ने ब को सूचित किया कि वह उससे शादी नहीं करेगा। ब तुरंत संविदा भंग के लिए वाद लाया। क्या उसे सफलता मिलेगी? अ ने अपने पिता से उनकी मृत्यु के पश्चात ब से शादी करने की प्रतिज्ञा करता है। अभी उनके पिता जीवित ही थे कि अ ने ब को सूचित किया
वह उससे शादी नहीं करेगा। वह तुरंत संविदा भंग के लिए वाद लाया। क्या उसे सफलता मिलेगी? तो देख लेते हैं। प्रस्तुत समस्या संविदा अधिनियम की धारा 39 पर आधारित है। जब संविदा का कोई पक्षकार संविदा पालन करने के निश्चित समय से पूर्व ही संविदा का पूर्वरूपी पालन करने से इनकार कर देता है या संविदा का पूर्वरूपी पालन करने से अपने को निर्योग्य बना लेता है, तो उसे संविदा का पूर्वकालिक भाग कहते हैं। संविदा के पूर्वकालिक उल्लंघन की दशा में दूसरा पक्षकार जब तक कि उसे उसको चालू रखने की शब्दों या आचरण द्वारा उपमति संज्ञान नहीं करता, संविदा का अंत कर सकता है और संविदा पालन के लिए निश्चित समय का इंतजार किए बिना प्रतिकर के लिए तुरंत वाद प्रस्तुत कर सकता है। प्रस्तुत समस्या में प्रतिज्ञा का पालन पिता की मृत्यु पर आधारित है, परंतु पिता की मृत्यु के पूर्व ही अ ने शादी करने से इनकार कर दिया। इस प्रकार ब को पूर्ण अधिकार प्राप्त है कि वह संविदा को तुरंत समाप्त करके संविदा भंग से होने वाली हानि के लिए प्रतिकर का वाद प्रस्तुत करके करें। फ्रास्ट बनाम नाइट 1872 मतलब इसी से रिलेटेड है। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। गोरखपुर नगर महापालिका यह समझते हुए वह कर की मांग कर सकती है अ के पास एक अधिसूचना भेजती है कि वह अधिसूचना कर जमा कर दे, वरना रुपया वसूलने के लिए कठोर कदम उठाया जाएगा। अ बिना आपत्ति किए रुपया जमा कर देता है। तत्पश्चात रुपया वापस प्राप्त करने हेतु वाद प्रस्तुत करता। क्या उसे सफलता मिलेगी? गोरखपुर नगर महापालिका यह समझते हुए कि कर की मांग कर सकती है अ के पास एक अधिसूचना भेजती है कि वह अधिसूचना कर जमा कर दे, वरना रुपये वसूलने के लिए कठोर कदम उठाया जाएगा। अ बिना आपत्ति किए रुपया जमा कर दे, तत्पश्चात रुपया वापस प्राप्त करने हेतु वाद प्रस्तुत करता। क्या उसे सफलता मिलेगी? अब इसका आंसर देख लेते हैं। प्रस्तुत समस्या संविदा अधिनियम की धारा 72 पर आधारित है, जिसका आशय है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई धन या वस्तु भूल या उत्पीड़नवश दिया गया है तो उसे वस्तु या धन लौटाना पड़ेगा। इस वाद में अ ने उत्पीड़नवश कर जमा कर दिया था और यदि कर देय नहीं था तो नगर महापालिका को जमा किया हुआ धन वापस करना पड़ेगा और नगर महापालिका यह तर्क नहीं दे सकती है कि अ ने रुपया देते समय कोई आपत्ति नहीं की थी, अतः अ को सफलता मिलेगी। यह समस्या सेक्रेटरी म्यूनिसिपल कमेटी करंजा बनाम न्यू ईस्ट इंडिया प्रेस कंपनी लिमिटेड मुंबई वाला है। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क एक अवयस्क अपनी उम्र का कपटपूर्ण गलत वर्णन करके अर्थात अपने को वयस्क बताते हुए अथवा मकान बंधक रख कर ख से कुछ धन प्राप्त करता है। तत्पश्चात बंधकनामा इस आधार पर रद्द करने का वाद प्रस्तुत करता है कि बंधक निष्पादित करते समय वह अवयस्क था। निर्णित करें क्या स्थिति भिन्न होगी यदि ख को बंधक निष्पादित करते समय यह जानकारी हो कि वह अवयस्क है। ये जो है मोहरी बीवी बनाम धर्मदास घोष वाला मामला पे आधारित है। इसको देखते हैं। संविदा अधिनियम की धारा 10 के अनुसार प्रत्येक करार संविदा है यदि सक्षम पक्षकार द्वारा किया गया हो। धारा 11 में बताया गया है कि सक्षम पक्षकार मौन है जो वयस्क उम्र को का हो तो संविदा कर सकता है। धारा 11 में मौन नहीं, कौन लिखा है भाई? धारा 11 में बताया गया है कि सक्षम पक्षकार कौन है जो वयस्क उम्र का हो संविदा कर सकता है। और 10 में बताया गया कि प्रत्येक करार संविदा है।
यदि सक्षम पक्षकार द्वारा किया गया हो। मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष 1903 में प्रिवी काउंसिल ने यह मत व्यक्त किया कि अवयस्क द्वारा की गई संविदा आरंभतः शून्य होती है। प्रस्तुत समस्या में क एक अवयस्क है जो अपनी उम्र को झूठा बता करके कि वह वयस्क है मकान बंधक रखकर कुछ धन ख से लिया, तत्पश्चात यह तर्क देता है कि बंधक विलेख निरस्त किया जाए क्योंकि बंधक विलेख के निष्पादन के समय वह अवयस्क था। अवयस्क को ऐसा कहने से रोका नहीं सकता, अर्थात विबंधन का सिद्धांत, स्टॉपेल का नियम, मतलब अपना बयान बदल ना सकने वाला ऐसा नियम है विबंधन का सिद्धांत, जिसको स्टॉपेल का नियम भी कहते हैं, यहाँ लागू नहीं होगा। धारा 64-65 जो प्रत्यास्थापना की सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन पर है, अवयस्क से संबंध में लागू नहीं होगा। अतः संविदा अधिनियम के अंतर्गत ख ऋण की धनराशि वापस प्राप्त नहीं कर सकता है। मोहरी बीवी बनाम धर्मदास घोष के मामले में भी ऐसा हुआ था। परंतु विनिर्दिष्ट अधिनियम के अंतर्गत ख को उपचार उपलब्ध है। इस अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत जब कोई शून्य या शून्यकड़ी संविदा किसी पक्षकार की प्रार्थना पर रद्द की जाती है तो न्यायालय उसे न्याय आदेश दे सकता है कि जो फायदे उसने प्राप्त किए हों उसे वापस कर दे। यदि अवयस्क स्वयं वाद लाता है तो न्यायालय उससे सभी ऐसे फायदे वापस करने के लिए कह सकती है जिसमें उसने शून्य संविदा के अंतर्गत प्राप्त किया है। परंतु यदि दूसरे पक्षकार को उसकी आवश्यकता का ज्ञान था तो इसलिए धोखा नहीं हुआ था या दूसरा जिम्मेदार का व्यवहार करता रहा, तो जब अवयस्क वादी हो तो भी न्यायालय उसे फायदा लौटाने के लिए बाध्य नहीं करेगा। ठीक, सेम कंडीशन मोहरी बीवी बनाम धर्मदास घोष के मामले में हुआ था, क्योंकि जो उसका वकील था केदार, उसको पता था कि धर्मदास जो है वो अवयस्क है, इसलिए उस पर अनुतोष वाला भी नियम नहीं लागू हुआ था। अब 17 नंबर क्वेश्चन जो है इसको देख लेते हैं। हर्षित संजय से अवयस्कता की अवस्था में ऋण लेता है और जब वयस्क हो जाता है संजय से पुनः ऋण लेता है, तत्पश्चात संपूर्ण ऋण दोनों ऋण का एक बॉन्ड निष्पादित करता है। क्या हर्षित ऋण देने के लिए बाध्य है? अब देख लेते हैं इसका। अवयस्क की संविदा शून्य होती है, इसलिए अवयस्कता की अवस्था में की गई संविदा का अनुसमर्थन वयस्क होने पर नहीं किया सकता। अवयस्कता में किए गए करार के लिए दिया गया प्रतिफल वयस्क होने पर की गई संविदा का प्रतिफल नहीं हो सकता। परंतु यदि किसी व्यक्ति को अवयस्कता की दशा में दिए गए प्रतिफल के अतिरिक्त उसके वयस्क होने पर कुछ धन दे दिया जाता है तो और वयस्क होने पर इस प्रकार लिए गए संपूर्ण धन की अदायगी की प्रतिज्ञा करता है तो प्रतिज्ञा परिवर्तनीय होगी, अतः का संपूर्ण ऋण का भुगतान करने के लिए बाध्य है। कुंदन बीबी बनाम श्री नारायण 1906 का मामला है, कलकत्ता WN वेस्ट बंगाल 135। अट्ठारह नंबर क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। क गोरखपुर से टेलीफोन द्वारा काटन केक विक्रय करने के लिए प्रस्थापना करता है। ख जो वाराणसी में है से ने प्रस्थापना की सूचना प्राप्त किया। ख ने वाराणसी से टेलीफोन द्वारा प्रतिग्रहण की सूचना दिया। जो गोरखपुर में सुनी गई काटन केक की सुपुर्दगी का स्थापना वाराणसी था। दोनों पक्षकारों में विवाद उत्पन्न हो गया। ख ने वाराणसी न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया। क का तर्क कि इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है, निर्णय दीजिए। एक बढ़िया केस है, इसको देखते हैं। प्रस्तुत समस्या वाद भगवान दास बनाम गिरधारी लाल एंड कंपनी AIR 1966 SC
543 पर आधारित है, भगवान दास बनाम गिरधारी लाल एंड कंपनी। संविदा के पक्षकार कभी कभी दूर पर स्थित रहते हुए भी आमने सामने स्थित माने जाते हैं। जब पक्षकार प्रस्तावना तथा उसका प्रतिग्रहण टेलीफोन या टेलेक्स के माध्यम से करते हैं, तो जब प्रतिग्रहण की सूचना टेलीफोन या टेलेक्स के द्वारा की जाती है, सूचना तब पूर्ण मानी जाती है जबकि प्रस्थापना उसे प्राप्त करता है। संविदा का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ प्रस्थापना प्रतिग्रहण की सूचना प्राप्त करता है। प्रस्तुत समस्या में ख ने वाराणसी से प्रतिग्रहण किया जो गोरखपुर में सुना गया, इसलिए गोरखपुर में संविदा पूर्ण हुई क्योंकि गोरखपुर में प्रतिग्रहण सुना गया है। अतः गोरखपुर न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। 19 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या कहता है। हरीश द्वारा अपनी कार को 1 लाख रुपए में विक्रय करने की प्रस्तावना उमेश से करता है। उमेश ने 90,000 रुपये में क्रय करने की स्वीकृति भेजी जिसे हरीश ने स्वीकार कर दिया। तत्पश्चात उमेश ने 1 लाख रुपए में ही क्रय करने की सहमति दे दी, परंतु अब हरीश उसे लाख रुपए मूल्य पर भी विक्रय करने के लिए इनकार कर देता है। क्या हरीश उमेश को अब विक्रय करने के लिए बाध्य कर सकता है? इससे पीछे एक क्वेश्चन आया था, उसी से रिलेटेड है, इसको देख लेते हैं। भारतीय संविदा की भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 7 के अनुसार प्रस्थापना को वचन तत्पश्चात मान्य संविदा के रूप में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक है कि प्रतिग्रहण पूर्ण व शर्त रहित हो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 7 में कहा गया कि प्रस्थापना को वचन तत्पश्चात मान्य संविदा के रूप में परिवर्तित करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रतिग्रहण जो एक्सेप्टेंस मतलब प्रतिग्रहण एक्सेप्टेंस पूर्ण व शर्त रहित होना चाहिए, अन्यथा प्रस्तावना प्रस्तावना ही रह जाएगी। प्रतिग्रहण प्रस्तावना के समरूप हो प्रतिग्रहण प्रस्तावना के समरूप हो क्योंकि कुछ ऐसा प्रतिग्रहण होता है जो मूल प्रस्तावना को ही रद्द कर देता है। यदि प्रतिग्रहण प्रस्तावना के अनुरूप नहीं किया जाता है अथवा प्रतिग्रहण के द्वारा प्रस्तावना की शर्तों, ये थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, हम बोल दे रहे हैं, सुन लीजिए आप लोग। अथवा प्रतिग्रहण के द्वारा प्रस्थापना की शर्तों में परिवर्तन करके किया जाता है तो प्रतिग्रहण न होकर प्रतिप्रस्थापना होता है, जिसे स्वीकार करना या न करना उस व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है जिसने मूल प्रस्थापना की है। प्रस्ताव एक बार अस्वीकार कर दिए जाने से सदा के लिए समाप्त हो जाता है। उसे तब तक स्वीकार नहीं किया जाता जब तक कि पुनः प्रस्ताव न किया जाए। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम महादेव प्रसाद 2004 का केस निर्देशित किया था कि दो मस्तिष्कों का मिलना ही करार का निर्माण करता है, अर्थात पक्षकार मतैक्य हो। यदि पक्षकार मतैक्य न हो तो संविदा का सृजन नहीं होगा। संविदा की शर्तों व पदों में भिन्नता नहीं होनी चाहिए, अर्थात एक ही बार पर एक ही भाव में सहमत हो, सम्मति जिसको बोलते हैं। इस समस्या में उमेश 1 लाख रुपए के स्थान पर 90,000 में कार क्रय करने को कहकर हरीश की प्रस्तावना को अस्वीकार कर दिया। वह पुनः 1 लाख रुपए मूल्य कहकर प्रस्तावना को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि उमेश द्वारा 1 लाख रुपए मूल्य कहने पर हरीश स्वीकृति देता है तो संविदा का निर्माण हो जाएगा। चूंकि इसमें हरीश ने अस्वीकार कर दिया है अतः संविदा का निर्माण नहीं हो सकता है। अतः हरीश उमेश को अपनी कार बेचने के लिए बाध्य नहीं है। अब 20 नंबर क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। वंदना पत्र द्वारा 2 सितंबर 2015 को अपनी मारुति कार कविता को 1 लाख रुपए में विक्रय करने की प्रस्तावना करती है। कविता 5 सितंबर 2015 को उक्त पत्र प्राप्त करती है तथा 5 सितंबर 2015 को ही स्वीकृति पत्र डाक में डाल देती है, परंतु रास्ते में देर हो जाने के कारण पत्र वंदना को 9 दिसंबर 2015 को प्राप्त होता है, जबकि वंदना सितंबर 2015 को उक्त कार सविता को विक्रय कर देती है। सविता को विक्रय कर देती है। मतलब यहाँ वंदना
जो कार कविता को 1 लाख रुपए में विक्रय करने का प्रस्तावना करती है, लेकिन अब यहाँ पे लेट हो गया है तो वंदना ने सविता को विक्रय कर दी 2015 में ही, सितंबर 2015 में। कविता वंदना के विरुद्ध संविदा भंग का वाद चलाती है। क्या वंदना संविदा भंग के लिए दायी होगी? निर्णय कीजिए। ऐसा भी मामला पीछे आ चुका है, देख लेते हैं इसको भी। पत्र या तार के प्रतिग्रहण की दशा में जैसे ही प्रतिग्रहण द्वारा प्रतिग्रहण पत्र डाक में डाल दिया जाता है, वैसे ही प्रस्थापक के प्रति प्रतिग्रहण पूर्व माना जाता है और प्रस्थापक प्रतिग्रहण के बाध्य हो जाता है। वह अपनी प्रस्थापना वापस नहीं ले सकता है और प्रस्थापक अपनी प्रस्थापना का अपखंडन भी नहीं कर सकता है, धारा 4 में कहता है। प्रस्तुत समस्या में 5 सितंबर 2015 को कविता के द्वारा प्रतिग्रहण पत्र डाक में डालते ही संविदा का निर्माण हो गया और वंदना ने 8 सितंबर 2006 को अपनी कार सविता को विक्रय कर दी, तो यह विक्रय अमान्य होगा। वंदना संविदा भंग के लिए दायी होगी। एडम्स एडम्स बनाम लिंडसेल 1818 में ये मामला था। मेसर्स प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्टिव लिमिटेड बनाम भारत हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड AIR 1996 दिल्ली 72 के वाद में पत्राचार के माध्यम से संविदा के मामले में संविदा पूर्ण का स्थान, क्या वह स्थान जहां पर प्रस्थापना का प्रतिग्रहण का पत्र प्रेषित किया गया है या वह स्थान जहां प्रतिग्रहण पत्र रिसीव किया गया। न्यायालय द्वारा निर्णित किया गया कि संविदा पूर्ण का वह स्थान होगा जहां पर प्रतिग्रहण पत्र डाक में डाला गया है। जैसे वो टेलीफोन वाला मामला था, वो बोला तो वाराणसी से, लेकिन ये सुना गोरखपुर से, तो वो न्यायालय का क्षेत्र जो होगा वो गोरखपुर ही होगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन में इसको देख लेते हैं। और एक पर्दानसीन विधवा महिला है। वह पुनर्विवाह करती है और सरकारी प्रतिभूतियों पर पृष्ठांकन करके नए पति को दे देती है। तत्पश्चात उसको वापस प्राप्त करने हेतु यह तर्क देकर वाद प्रस्तुत करती है कि उन प्रतिभूतियों को उस पर ब्याज लगवाने के लिए पति को दिया था। क्या वह सफल होगी? क्या उत्तर में कोई अंतर होगा यदि उक्त महिला पर्दानसीन न हो परंतु अनपढ़ व नासमझ हो? ठीक है, देख लेते हैं इसको। जिस संव्यवहार में असम्यक असर अनड्यू इन्फ्लुएंस की उपधारणा इस आधार पर की जाती है कि वादी एक पर्दानसीन महिला है, सिद्धि भार प्रतिवादी पर होता है कि वादी को संव्यवहार की प्रकृति व प्रभाव को भलीभांति समझा दिया गया था और उसने समझ बूझकर स्वेच्छापूर्वक संव्यवहार स्थापित किया। यदि प्रतिवादी पति ऐसा न सिद्ध कर सके तो पत्नी को सफलता मिलेगी। प्रस्तुत समस्या मुंशी बजलूर बनाम शमसुन्निसा बेगम 1867 का मामला है के बाद में तथ्यों का सदृश है। इस वाद में पति यह सिद्ध नहीं कर पाया कि पत्नी ने संव्यवहार की प्रकृति और प्रभाव को भली भांति समझ कर स्वेच्छापूर्वक अंतरण किया था, परिणाम स्वरूप पत्नी को सफलता मिलेगी। प्रश्न यह है कि यदि उक्त महिला पर्दानसीन न हो परंतु अनपढ़ या नासमझ हो तो प्रभाव पर्दानसीन महिला के सदृश उन महिलाओं को भी संरक्षण प्रदान किया गया है जो अनपढ़ या नासमझ है। यदि कोई व्यक्ति ऐसी महिला से संविदा करता है जो अनपढ़ व नासमझ है यद्यपि पर्दानसीन नहीं है, तो उस व्यक्ति को सिद्ध करना पड़ेगा कि उक्त महिला ने संविदा की प्रकृति व परिणाम की अच्छी तरह समझ लिया था तथा अपनी स्वतंत्रता से संविदा किया। यदि ऐसा सिद्ध करने में असफल रहता है तो संविदा उस उक्त महिला के विकल्प व शून्यकर्णी होगा। प्रस्तुत समस्या के उत्तर में कोई अंतर न होगा यदि महिला पर्दानसीन न होकर अनपढ़ या नासमझ हो। ठीक। अब 22 नंबर समस्या में 2 दिया है। एक एडवोकेट व मुवक्किल के मध्य करार होता है जिसके अंतर्गत एडवोकेट यह प्रतिज्ञा करता है कि वह अपनी फीस तभी लेगा जबकि मुकदमा का फैसला मुवक्किल के पक्ष में दिलवाने में सफल होगा। क्या करार वैध है? अब दूसरा क्या बोलता है, अ नामक महिला ब के
यहाँ गृह सेविका की हैसियत से कार्यरत थी। उसके साथ ब का संबंध जाड़ था, अडल्ट्री का स्थापित हो जाता है, हो गया। उसके बाद में ब ने 500 रुपये प्रतिमाह देने का करार किया। कुछ दिन पश्चात ब ने उक्त धनराशि देने से इनकार कर दिया। क्या उक्त धनराशि प्राप्त करने में असफल रहेगी? देखते हैं, पहले तो ए वाले को देखते हैं क्या बोल रहा है, एडवोकेट वाले मामले को। भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 23 के अनुसार यदि कोई करार लोकनीति के विरुद्ध है तो वह अवैध होगा। यह समस्या कोथी जयराम बनाम विश्वनाथ AIR 1925 बॉम्बे 470 के वाद के तथ्य के सदृश है। कोथी जयराम बनाम विश्वनाथ, कोथी जयराम बनाम विश्वनाथ, इसको ध्यान में रखना होगा जब भी ये प्रॉब्लम आएगा। सन ना याद रखें तभी चलेगा। लोकनीति का सिद्धांत लोकहित की सुरक्षा हेतु संविदा करने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है। लोकनीति का अर्थ कोई विशेष प्रकार की नीति से नहीं है। इसके अंतर्गत लोकहित या लोक भलाई की बातें सम्मिलित हैं जो हमेशा समयानुसार बदलती हैं। भारतीय विधि के अंतर्गत वाद क्रम एवं वाद पोषण का करार उस समय शून्य होता है जब वह लोकनीति के विरुद्ध हो। इस समस्या में एडवोकेट द्वारा किया गया करार व्यावसायिक दुराचार है, लोकनीति के विरुद्ध एवं शून्य है। अब ब वाले में जो था अडल्ट्री वाले मामले में, इसको देख लेते हैं। प्रस्तुत समस्या धारा 23 एवं 24 से संबंधित है। यदि किसी करार का उद्देश्य व प्रतिफल पूर्णतः विरुद्ध है, अभी अडल्ट्री वाला देख लेते हैं। प्रस्तुत समस्या धारा 23-24 से संबंधित है। यदि किसी करार का उद्देश्य व प्रतिफल पूर्णतः विरुद्ध हो तो वह शून्य होगा। अवैध करार विधि विरुद्ध होने से शून्य, अमान्य, अपरिवर्तनीय होता है। धारा 24 के अंतर्गत जब कोई करार कई भागों से युक्त है, अर्थात करार के एक भाग से अधिक उद्देश्य है जिसका एक भाग विधि विरुद्ध है, एक भाग विधिपूर्ण है, एक दूसरे से अलग किया जा सकता है, तो विधिपूर्ण भाग है परिवर्तित किया जाएगा तथा विधि विरुद्ध भाग शून्य हो जाएगा। यदि करार के विधि पूर्ण व विधि विरुद्ध भाग एक दूसरे से इतने संबंध में है कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है तो करार पूर्णतः शून्य होगा। प्रस्तुत समस्या में गृह सेविका के रूप में कार्य विधि पूर्ण है तथा जार क्रम विधि विरुद्ध है। दोनों के लिए प्रतिमाह 500 रुपये देने का प्रतिज्ञा है। दोनों कार्य एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते हैं। परिणाम स्वरूप संपूर्ण करार शून्य है। यह निश्चित नहीं किया जा सकता है कि गृह सेविका के रूप में उसे कितना मिलेगा तथा जार कर्म के लिए कितना मिलेगा। अतः क को कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। एलिक मेरी हिल बना विलियम क्लार्क। अब 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कृषि यंत्रों का निर्माण करता था जो प्रायः कृषि यंत्रों का नुमाइश में प्रदर्शन करके विक्रय किया करता था। वह परिवहन कंपनी को यह पकड़ते हुए कि माल पंजाब में नुमाइश में दिखाने के लिए भेज रहा है प्रेरित करता है। साथ ही यह भी करता है कि 10 दिसंबर 2015 को माल पंजाब अवश्य ही पहुंच जाए। ब परिवहन कंपनी की लापरवाही के कारण माल नुमाइश समाप्त होने के पश्चात पहुंचता है। अतः न तो वह कृषि यंत्रों का प्रदर्शन कर सकता है और न ही तो विक्रय, इसलिए ब के विरुद्ध प्रतिकर का दावा लाता है। निर्णय करिए। संविदा अधिनियम की धारा 73 के अनुसार जब कोई संविदा भंग कर दी गई हो तो संविदा भंग करने वाले पक्षकार भंग के कारण होने वाली ऐसी हानि के लिए दायी होता है जो हानि घटना के सामान्य अनुक्रम के स्वाभाविक रूप से हुई हो। संविदा भंग करने वाला पक्षकार उन सभी हानियों का प्रतिकर देने के लिए उत्तरदायी होगा जिसका पूर्वज्ञान संविदा निर्माण के समय ही उसे था कि संविदा उल्लंघन के संभावित परिणाम यही होंगे। प्रस्तुत समस्या में ब को संविदा निर्माण के समय ही इस बात की जानकारी थी कि माल नुमाइश में दिखाने व विक्रय के लिए भेजा जा रहा है। अतः ब सामान्यतः होने वाले लाभ को हानि के प्रतिकर के देने के लिए बाध्य होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क ख के एक ऐसे चित्र पर अपना आधिपत्य बनाए हुए हैं जो कि एक मृतक चित्रकार द्वारा बनाया गया है एवं दुर्लभ चित्र। क्या ख को चित्र लौटाने के लिए बाध्य कर सकता है?
प्रस्तुत समस्या विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 8 से संबंधित है। इस धारा में किसी ऐसी विशिष्ट चल संपत्ति जिस पर ऐसा व्यक्ति अधिपत्य धारण किए हुए है जो कि वास्तव में उसका स्वामी नहीं है, को ऐसे व्यक्ति को देने के लिए बाध्य करने का प्रावधान है जो कि वास्तव में उस प्रकार अविलंब अधिपत्य प्राप्त करने का अधिकारी है। इस धारा को लागू होने के लिए निम्न अपेक्षाओं में संबंधित समस्या की अपेक्षा है कि जबकि उस वस्तु की हानि के बदले उसकी क्षतिपूर्ति का निर्धारण अत्यंत कठिन होगा, अर्थात ऐसे चित्र के बाजार मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता, अतः क को उक्त चित्र ख को लौटाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, क एक 100 बीघे का भूखंड ख को विक्रय करने के लिए संविदा करता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि उस भूमि में 98 बीघा भूमि क की है और 2 बीघा भूमि किसी अन्य व्यक्ति की है जिसका विक्रय वह करना नहीं चाहता है। क्या क को इस बात के लिए विवश किया जा सकता है कि वह 98 बीघा भूमि ख को दे तथा शेष के लिए प्रतिकर दे? धारा 12 में संविदा के भाग के विनिर्दिष्ट पालन का उपलब्ध उल्लिखित है। इस धारा में एतस्मिन् पश्चात अन्यथा उपबंधित के सिवा न्यायालय किसी संविदा के किसी भाग के विनिर्दिष्ट पालन का निर्देश नहीं देगा। धारा 12(2) जहाँ की किसी संविदा का कोई पक्षकार उसमें से अपने पूरे भाग का पालन करने में असमर्थ हो किंतु वह भाग जिसे अपालित रह जाना है पूरे भाग के अनुपात में मूल्य में बहुत कम हो और उसके लिए फिर से देख लेते हैं। धारा 12 में संविदा के भाग के विनिर्दिष्ट पालन का उपबंध उल्लिखित है। इस धारा में एतस्मिन् पश्चात अन्यथा उपबंधित के सिवाय न्यायालय किसी संविदा के किसी भाग के विनिर्दिष्ट पालन का निर्देश नहीं देगा। धारा 12(2) जहाँ की किसी संविदा का कोई पक्षकार उसमें से अपने पूरे भाग का पालन करने में असमर्थ हो किंतु वह भाग जिसे अपालित रहा जाना है पूरे भाग के अनुपात में मूल्य में बहुत कम हो और उसके लिए धन के रूप में प्रतिकर हो सकता है, वहाँ दोनों में से किसी पक्ष के वाद पर न्यायालय संविदा में से उतने भर के विनिर्दिष्ट पालन का निर्देश दे सकेगा जितने की पालन किया जा सकता था और शेष के लिए प्रतिकर दिलवा सकता है। 2 बीघा भूमि, यहाँ पे जो 2 बीघा भूमि है पूरे भाग के अनुपात में मूल्य में बहुत कम है, उस भूमि के प्रयोग के लिए कोई महत्व नहीं है एवं उसका आर्थिक प्रतिकर दिया जा सकता है, अतः ऐसी स्थिति में ख के द्वारा वाद में प्रस्तुत किए जाने पर न्यायालय यह निर्देश दे सकता है कि क 98 बीघा भूमि ख को हस्तांतरित कर दे तथा शेष 2 बीघा भूमि के लिए आर्थिक प्रतिकर दे दे। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया है। इससे बाहर एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आएगा, आप बस इसको अच्छे से देख लीजिएगा या सुन लीजिएगा। अब कुछ प्रिस्क्राइब्ड केसेस देख लेते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया है। पहला तो है मोहरी बीवी बनाम धर्मदास घोष 1930 30 AIR 114 PV काउंसिल और दूसरा केस है कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक ऑयल कंपनी 1893 1 QB 256। फिर है तीसरा सत्यव्रत घोष बनाम मंगनी राम बांगुर AIR 1954 सुप्रीम कोर्ट 44। फिर चौथा केस जो है बिक्री कर अधिकारी बनारस बनाम कन्हैया लाल AIR 1959 सुप्रीम कोर्ट 135। अभी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए मतलब डेट अगर याद ना रहे तो भी चल सकता है, साइटेशन लिखने का मतलब नेसेसिटी उतना नहीं है। अब देख लेते हैं एनालिसिस को। पहला जो था मोहरी बीवी बनाम धर्मोदास घोष का मामला जो था, प्रस्तुत वाद अवयस्क द्वारा की गई संविदा के परिणामों पर प्रकाश डाला है। संविदा अधिनियम 1872 की धारा 11 के अनुसार अवयस्क व्यक्ति द्वारा की गई, इसमें थोड़ा फास्ट बोलेंगे क्योंकि कई बार केस आ चुका है, आप बस सुनते जाइए।
संविदा अधिनियम 1872 की धारा 11 के अनुसार अवयस्क व्यक्ति द्वारा की गई संविदा शून्य होती है। अवयस्क द्वारा की गई संविदा का विधि की दृष्टि में कोई अस्तित्व नहीं होता है तथा ऐसी संविदाओं का पालन नहीं कराया जा सकता है। यह वाद अवयस्क द्वारा की गई संविदा की प्रकृति, अवयस्क द्वारा किए गए मिथ्या व्यपदेशन, मिसरिप्रेजेंटेशन तथा इस विषय में अवयस्क के विरुद्ध विबंधन स्टॉपेल का नियम पर प्रकाश डालता है। वाद के तथ्य क्या थे? धर्मोदास घोष वाद के तथ्य क्या थे? धर्मोदास घोष एक अवयस्क था। उसने कलकत्ता के एक व्यापारी बरमुदत के पास अपना मकान मॉर्गेज रखा, 20,000 रुपये ऋण लिया, 12% ब्याज पर लेने का करार किया। बरमुदत ऋणदाता ने वकील केदार के साथ इस बात की जानकारी दे दी कि धर्मोदास अवयस्क था। धर्मोदास घोष ने बंधक पत्र मॉर्गेज डीड लिखते समय अपने को वयस्क बताया था। इसी आधार पर बरमुदत ने ऋण देने की सहमति दी थी। धर्मोदास घोष ने 10,500 रुपये ऋण प्राप्त किया। तत्पश्चात धर्मोदास ने अपनी माता को संरक्षक बनाकर बंधक विलेख मॉर्गेज डीड को इस आधार पर निरस्त कराने हेतु वाद प्रस्तुत किया कि जिस समय बंधक विलेख निष्पादित किया गया था वह अवयस्क था। विचारण न्यायालय ने न्यायाधीश जेंकिंस ने धर्मोदास घोष प्रार्थना को स्वीकार करते हुए बंधक विलेख को निरस्त करने का आदेश दिया। इस निर्णय के विरुद्ध बरमुदत ने अपील की। अपीली न्यायालय ने भी अपील को निरस्त कर दिया। बरमुदत द्वारा अपीली न्यायालय के विरुद्ध प्रिवी काउंसिल में अपील की। इसी बीच बरमुदत की मृत्यु हो गई, अतः उसके स्थान पर उसकी पत्नी मोरी बीबी का नाम प्रतिस्थापित किया गया। अपीलकर्ता की ओर से क्या क्या तर्क थे? पहला था अवयस्क द्वारा यदि लाभ के लिए संविदा की गई हो तो यह संविदा शून्य न होकर शून्य करोड़ी हो। मतलब और दूसरा क्या है? यदि बंधक विलेख निरस्त किया जाता है तो जितना ऋण अवयस्क ने लिया हो उसे लौटा देने का आदेश दिया जाए, क्योंकि भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 64 तथा 65 के अनुसार यदि कोई संविदा शून्य या शून्य करोड़ी पाई जाती है तो संविदा के अंतर्गत प्राप्त लाभ लौटाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। और तीसरा जो था, इसमें वादी धर्मदास के बंधक विलेख लिखते समय अपने को वयस्क बताया था और उसकी बात पर विश्वास करके बरमुदत ने कार्य किया था, अतः विबंधन स्टॉपेल का सिद्धांत धर्मदास के विरुद्ध लगाया जाना चाहिए तथा उसे अपने पूर्व कथन से मुकरने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। प्रिवी काउंसिल का क्या निर्णय था? प्रिवी काउंसिल ने निर्णय दिया कि अवयस्क के साथ किया गया करार संविदा शून्य होती है, अतः प्रश्नगत बंधक की शून्य तथा ऋण की रकम जो धर्मोदास ने ली थी वह वापस करने का लिए वह बाध्य नहीं था। प्रिवी काउंसिल ने इस वाद में निम्न सिद्धांत, ये थोड़ा दिख नहीं रहा है, बोल देंगे आप लोग सुन लीजिएगा। प्रिवी काउंसिल ने इस वाद में निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किया। पहला, अवयस्क द्वारा की गई संविदा शून्य होती है, न कि शून्य करोड़ी। अवयस्क द्वारा की गई संविदा की विधि की दृष्टि में कोई अस्तित्व नहीं होता। ऐसी संविदा की विधि की दृष्टि में जन्म ही नहीं होता है, अतः इसका बाद में समर्थन करने का प्रश्न नहीं उठता है। दूसरा क्या है? बंधक के सिद्धांत को अवयस्क के विरुद्ध लागू करने के प्रसंगत पर प्रिवी काउंसिल ने कहा, चूंकि बंधक विलेख लिखते समय ब्रह्मदत्त ऋणदाता के अभिकर्ता वकील केदारनाथ को यह सूचना प्राप्त हो गई थी कि धर्मोदास अवयस्क था, अतः यह नहीं माना जा सकता है कि केदारनाथ धर्मोदास के इस कथन से कि वह अवयस्क है बंधक विलेख लिखने हेतु प्रेरित हुआ। यह कहा नहीं जा सकता, अतः धर्मोदास के विरुद्ध विबंधन का सिद्धांत भी लागू नहीं होगा। और तीसरा जो प्रिवी काउंसिल ने बताया, धारा 64 के लागू होने के लिए संविदा शून्य करोड़ी होनी चाहिए। प्रस्तुत प्रश्नगत संविदा अवयस्क द्वारा की गई, अतः संविदा शून्य करोड़ी न होकर शून्य थी, अतः इस बात में संविदा अधिनियम की धारा 64 लागू ही नहीं होगी। और चौथा क्या बोला? संविदा अधिनियम की धारा 65 के अनुसार जब कोई संविदा शून्य पाई जाती है या जब कोई संविदा शून्य हो जाती है तब पक्षकार ने ऐसी संविदा के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया हो तो उस उक्त को पक्षकार को लौटा देना होगा जिससे लाभ प्राप्त किया है। प्रिवी काउंसिल ने यह विचार व्यक्त किया कि संविदा अधिनियम की धारा 65 में उन्हीं संविदाओं पर लागू होती है जहां संविदा सक्षम पक्षकारों के मध्य हुई हो तथा बाद में किसी कारण संविदा शून्य हुई। प्रस्तुत वाद में संविदा अच्छा पक्षकार अवयस्क द्वारा की गई है तो ऐसी संविदा शून्य होने के कारण ऐसा माना जाएगा कि संविदा का जन्म ही नहीं हुआ था, अतः इस वाद में धारा 65 लागू होने का ऋणदाता को अनुतोष दिया जाना भी असंभव है। पांचवा क्या बोला? प्रिवी काउंसिल के अनुसार चूंकि ऋणदाता के वकील केदारनाथ को बंधक विलेख बनाते समय यह ज्ञात हो चुका था कि ऋणी धर्मोदास अवयस्क था, अतः विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 41 को लागू कर ऋण की रकम ऋणदाता को वापस करने का आदेश भी नहीं दिया सकता। अपील खारिज करने की संस्तुति की जाती है इसमें, और जो पैसा धर्मोदास लिया था वो लिया ही रहता है, देता भी नहीं है।
और दूसरा केस था कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी। ये सब केस आप लोग देखे हैं, बस इसको फास्ट मतलब एक ही वीडियो में कवर करने के लिए हम बस बोलते चले जा रहे हैं ताकि प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन और प्रिस्क्राइब्ड केस एक ही में हो जाए, रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। प्रस्तावना में इसमें क्या है, प्रस्तुत बात सामान्य प्रस्ताव जनरल ऑफर तथा सामान्य प्रस्ताव की स्वीकृति की सूचना से संबंधित है। सामान्य प्रस्ताव वह प्रस्ताव है जो किसी एक विशिष्ट व्यक्ति को संबंधित न होकर सामान्य जनता या आम लोगों से संबंधित होता है। यह विज्ञापनों या लाउड स्पीकर द्वारा घोषणा करके किया जाता है। वाद के तथ्य क्या है, इस वाद में एक कंपनी जिसका नाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी था सूंघने वाली गोलियों का निर्माण करती थी। ये गोलियां एक प्रकार की ऐसी दवा थी जिसका प्रयोग कंपनी के निर्देशन दिन में 3 बार 2 सप्ताह करने से कंपनी ने दावा किया था कि ऐसा करने वाले व्यक्ति को इन्फ्लुएंजा नहीं हुआ। कंपनी ने यह घोषणा की थी कि यदि कोई व्यक्ति कंपनी के निर्देशानुसार इन स्मोक बाल सूंघने वाली गोलियों का प्रयोग 3 सप्ताह तक दिन में 3 बार करेगा, उससे यदि इन्फ्लुएंजा हो जाएगा तो कंपनी उस व्यक्ति को 100 पाउंड देगी। इस प्रकार की घोषणा की विश्वसनीयता की पुष्टि हेतु कंपनी ने 1,000 पाउंड अलायंस बैंक, इंपीरियल बैंक कहीं कहीं दिया, कहीं अलायंस बैंक दिया है, में जमा कर देता है। वादिनी लेडी कार्लिल ने कंपनी के उक्त विज्ञापन पर विश्वास करते हुए कंपनी के निर्देशानुसार सूंघने वाली गोलियां स्मोक बाल्स का प्रयोग किया। उसके बाद भी कार्लिल को इन्फ्लुएंजा हो गया। वादिनी ने कंपनी की घोषणा के लिए अनुसार 100 पाउंड प्राप्त करने हेतु न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया। कंपनी की ओर से न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि कंपनी द्वारा किए गए विज्ञापनों का उद्देश्य संविदा करना नहीं था परंतु दवा की बिक्री को बढ़ाना था। पर कंपनी का दूसरा तर्क था कि कंपनी की विज्ञापन को प्रस्ताव मान भी लिया जाए तो कंपनी ने यह प्रस्ताव वादी से नहीं किया था और न ही वादी ने प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने की सूचना प्रेषित की थी। कंपनी का एक अन्य तर्क यह था कि यदि इसे एक संविदा मान भी लिया जाए तो वादी कार्लिल की तरफ से कोई प्रतिफल नहीं दिया गया था तथा प्रतिफल के अभाव में संविदा शून्य होता है। न्यायालय का निर्णय देख लेते हैं। न्यायालय ने कंपनी के सभी तर्कों को अमान्य कर दिया तथा वादी को 100 पाउंड पाने का अधिकारी बनाया। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा, पहला, कंपनी द्वारा किया गया विज्ञापन सामान्य प्रस्ताव था। सामान्य प्रस्ताव एक व्यक्ति विशेष से ना होकर सारे संसार से होता है जो विज्ञापन के माध्यम से किया जा सकता है। कंपनी के प्रस्ताव में संविधान निर्माण करने का आशय था, जो इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि कंपनी ने 1,000 पाउंड इनाम वितरण हेतु इंपीरियल बैंक में जमा करवाए थे। दूसरा, न्यायालय ने कहा सामान्य प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव है जो विज्ञापनों या ऐसे ही माध्यमों से किया जाता है तथा इन विज्ञापनों में निर्धारित शर्तों का पालन कर संसार में कोई भी व्यक्ति इस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है। सामान्य प्रस्ताव के बारे में यह उपधारणा होती है कि प्रस्तावक ने प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त करने के अधिकार का विवेचन कर दिया है। प्रस्ताव की शर्तों का पालन करना ही ऐसे मामलों में स्वीकृति होती है। तीसरा क्या बोल रहा है, प्रतिफल की अनुपस्थिति के तर्क को अमान्य करते हुए न्यायालय ने कहा, स्मोक बाल का क्रय करना तथा उसके सेवन करने से सुविधा उठाना ही एक पर्याप्त प्रतिफल है। इस प्रकार न्यायालय ने सिद्धांत प्रतिपादित किया कि सामान्य प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव है जो विज्ञापन तथा इसी प्रकार के साधनों से संसार भर से किया जाता है तथा यदि कोई विशिष्ट व्यक्ति विज्ञापनों की शर्तों का पालन करता है तो यह पाया जाएगा कि प्रस्ताव स्वीकार हो गया है, क्योंकि ऐसे प्रस्ताव में यह उपधारणा की जाती है कि प्रस्तावक ने स्वीकृति प्राप्त करने के अपने अधिकार का अवित्यजन या त्याग किया है। प्रस्ताव की शर्तों का पालन ही एक वैध प्रतिफल है। वादी 100 पाउंड इनाम पाने के लिए अधिकारी है, जो कार्लिल थी। और तीसरा देख लेते हैं, सत्यव्रत घोष बनाम मंगनी राम बांगुर AIR 1954 80 44। प्रस्तावना क्या था, प्रस्तुत वाद भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 56 में सन्निहित अंतर्विष्ट नैराश्य या असंभवता या विफलता या भग्नता के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन से संबंधित है। वाद के तथ्य क्या हैं, इस वाद में प्रतिवादी बांगुर एंड कंपनी कलकत्ता में स्थित एक भूभाग की स्वामी थी। प्रतिवादी कंपनी ने उस भूमि पर सड़क एवं नालियां निर्मित कर उसे आवासीय भूखंड
उसे आवासीय भूखंड के रूप में विकसित करने के लिए योजना बनाई थी। विजय कृष्ण राय नामक एक व्यक्ति ने 5 अगस्त 1940 को 101 रुपये का अग्रिम देकर उस भूमि में एक भूखंड प्लॉट बुक कर लिया था। क्रय करने की संविदा प्रतिवादी कंपनी से की। इस भूखंड का अंतरण सड़क एवं नहर आदि का निर्माण किए जाने के पश्चात होना था तथा अंतरण के समय बकाया धनराशि दी जानी थी, परंतु प्रतिवादी कंपनी द्वारा सड़क और नालियां बनवाने के पूर्व उस भूखंड का अधिकांश भाग सरकार की द्वितीय विश्व युद्ध में सैनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहित कर ली गई थी तथा यह ज्ञात नहीं है कि कब तक भूमि सरकार के अधिकार में रहेगी, अतः भूखंड पर सड़क तथा नालियां या नहरों का निर्माण किया जाना संभव नहीं है। प्रतिवादी ने वादी को यह भी सूचित किया कि अब परिवर्तित परिस्थितियों में चूंकि भूखंड पर सड़कों तथा नालियों आदि का निर्माण करा पाना असंभव हो गया है, अतः वादी चाहे तो भूखंड अंतरण करा ले अथवा अपने द्वारा जमा की गई अग्रिम धनराशि वापस ले लें। प्रतिवादी ने यह भी सूचित किया कि यदि वादी उपरोक्त विकल्पों में से किसी एक चयन नहीं करता है तो वादी द्वारा जमा अग्रिम धनराशि जब्त समझी जाएगी। वादी क्रेता को इन विकल्पों में से कोई विकल्प स्वीकार नहीं था। 18 जनवरी 1946 को वादी क्रेता विजय कृष्ण राय ने प्रतिवादी कंपनी के विरुद्ध संविदा परिवर्तन लागू करने के लिए वाद प्रस्तुत किया। उच्चतम न्यायालय का क्या निर्णय था, देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय दिया कि संविदा अधिनियम की धारा 56 में प्रयुक्त असंभवता की समुचित अर्थ न लेकर व्यापक अर्थ लिया जाना चाहिए। यहाँ असंभवता शब्द का प्रयोग वैधानिक तथा प्रयोगात्मक अर्थ में लिया जाना चाहिए, अर्थात यदि संविदा का पालन भौतिक अर्थ में असंभव है परंतु परिवर्तित परिस्थितियों में संविदा का पालन विधिक अर्थों में असंभव है तो वह धारा 56 के अंतर्गत संविदा का पालन असंभव हो गया है ऐसा माना जाएगा। ठीक है, आगे क्या दिया है। कंपनी ने भूखंड पर सड़कें तथा नालियां बनवाने हेतु कोई समय सीमा संविदा में निर्धारित नहीं की थी तथा चूंकि सरकार ने भूखंड केवल युद्ध के समय सैनिकों के उद्देश्य से लिया था, अतः सरकार द्वारा भूमि का किया गया अधिग्रहण अस्थायी प्रकृति का था। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि वाद की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा उक्त भूखंड सैनिक उद्देश्य के लिए जाने के आदेश के परिणामस्वरूप संविदा का पालन असंभव हो गया। यद्यपि प्रतिवादी कंपनी द्वारा निर्माण कार्य की कार्यवाही में सरकार के उक्त आदेश के कारण विलंब आ गया, परंतु निर्माण कार्य को पूरा करने की अवधि संविदा के अंतर्गत निश्चित न किए जाने के कारण यह असंभवता स्थायी प्रकृति की न होकर अस्थायी प्रकृति की थी, अतः यह आधार या कारण या विलंब संविदा को व्यर्थ करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इस प्रकार संविदा अधिनियम की धारा 56 में प्रतिवादी नैराश्य या विफलता या डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन प्रस्तुतवाद के तथ्यों पर लागू नहीं होगा। अब लास्ट केस जो है, बिक्री कर अधिकारी बनारस बनाम कन्हैया लाल। प्रस्तुत प्रस्तावना देख लेते हैं। सबसे पहले प्रस्तुतवाद भारतीय संविदा अधिनियम धारा 72 में प्रयुक्त भूल शब्द अथवा भुगतान शब्द की व्याख्या से संबंधित है। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि शब्द भूल में तथ्य की भूल तथा विधि की भूल दोनों सम्मिलित है तथा भुगतान शब्द में कर का भुगतान भी सम्मिलित है। वाद के तथ्य क्या थे। इस वाद में प्रतिवादी बनारस में भागीदारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत एक फर्म थी। यह फर्म सोने चांदी की आभूषणों का वायदा व्यापार, भावी व्यापार, फॉरवर्ड बिजनेस करती थी। वाराणसी के बिक्री कर अधिकारी ने इस फर्म के वायदा व्यापार पर सन 1948, 49, 49, 50, 50, 51 हेतु क्रमशः 112 आना, 470 रुपये, 741 रुपये कर निर्धारित किया। प्रतिवादी ने समस्त धनराशि जमा कर दी थी, परंतु दिनांक 27 फरवरी 1952 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा बुद्ध प्रकाश बनाम बिक्री कर अधिकारी कानपुर AIR 1952 ऑल इंडिया AIR इलाहाबाद 764 के बाद में वायदा करार फॉरवर्ड एग्रीमेंट कर निर्धारण अवैध घोषित कर दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस निर्णय की पुष्टि उच्चतम न्यायालय द्वारा 3 मई 1954 को कर दी गई थी। उपरोक्त निर्णय के आधार पर प्रतिवादी फर्म ने बिक्री कर आयुक्त लखनऊ को एक
प्रार्थना पत्र बिक्री कर के रूप में भुगतान की गई उक्त रकम को वापस करने का अनुरोध किया। बिक्री कर आयुक्त लखनऊ ने प्रतिवादी के इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। भुगतान की गई धनराशि को वापस करने से इनकार कर दिया। बिक्री कर आयुक्त लखनऊ के इस आदेश के विरुद्ध प्रतिवादी ने एक समादेश याचिका रिट ऑफ मैंडामस इलाहाबाद उच्च न्यायालय में प्रस्तुत कर यह अनुरोध किया कि उसके द्वारा भुगतान की गई बिक्री कर की कुल धनराशि 1365 रुपये 12 आना वापस करा जाए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश चतुर्वेदी ने प्रश्नगत पर निर्धारण की शक्तिवाह अल्ट्रा वायरस घोषित कर दिया तथा यह आदेश दिया कि अपीलकर्ता फर्म को उसके द्वारा भुगतान की गई धनराशि को वापस दिया जाना चाहिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय के विरुद्ध बिक्री कर अधिकारी बनारस ने विशेष अनुमति की याचिका दिनांक 30 जुलाई 1956 को अपील प्रस्तुत की। उच्चतम न्यायालय का निर्णय क्या था? इस अपील में मुख्य प्रश्न यह था कि क्या संविदा अधिनियम की धारा 72 प्रस्तुत प्रकरण में लागू होगी। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 72 में प्रयुक्त भूल शब्द बिना किसी प्रतिबंध या सीमा के किया गया है। धारा 72 के प्रविधान तथ्य की भूल मिस्टेक ऑफ फैक्ट तथा विधि की भूल में कोई अंतर नहीं करता है। संविदा अधिनियम की धारा 72 के अनुसार यदि कोई भुगतान भूल या उत्पीड़न के अंतर्गत किया गया है या कोई वस्तु भूल या उत्पीड़न कोएर्शन के फलस्वरूप दिया गया है, वह भुगतान या वस्तु वापस कर देनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि धारा 72 के अंतर्गत उल्लेखित भुगतान शब्द में कर भुगतान भी सम्मिलित है तथा भूल शब्द में तथ्य की भूल तथा विधि की भूल दोनों सम्मिलित हैं। इस वाद में कर का भुगतान विधि की भूल के अंतर्गत किया गया था, अतः भुगतान की गई रकम को वापस करने हेतु कन्हैया लाल की फर्म पूर्ण रूप से हकदार थी। अपील अस्वीकार कर ली गई। ये खत्म हुआ पूरा जितना प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन और प्रिस्क्राइब कैसे था। आप कहीं से भी पढ़े हो, अगर इसको देख ले रहे हैं तो आप 100% केस सॉल्व कर लेंगे।